बहुजन समाज पार्टी बाई इलेक्शन चुनाव सामान्यता नहीं लड़ती है, इस बार भी नहीं लड़ रही है, लेकिन उसका कहीं न कहीं राजनीतिक मायने तो है ही। सीधा सीधा परसेप्शन है, यह सब लोग जानते हैं कि मायावती चुनाव में तो कहीं रैलियों में दिखाई दे जाएंगी, उसके बाद वो कन्फाइन टू होम हो जाती हैं। मायावती अंतर्मन से बहुत कमजोर है, इस समय पार्टी भी कमजोर हो चुकी है और उनको इतना कमजोर कर दिया गया है विभिन्न कारणों से कि वो भाजपा का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, तो वो इनडायरेक्टली भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। एक शब्द आजकल पॉलिटिक्स में बी टीम, तो आप मान लीजिए कि वो बी टीम एक तरह से भाजपा की है, क्योंकि ए टीम में खेलने लायक उनको भाजपा ने नहीं रखा है। ये दलित वोटर है, वो मानसिक तरफ है, लेकिन इस वोट बैंक पर भाजपा ने सेंध लगा दी कस के, उसका कारण आप समझिए। अगर उनको मुलायम अखिलेश का विरोध या समाजवादी पार्टी का विरोध करना है तो मैदान में उतर के विरोध करना चाहिए था, या खुल के भाजपा का समर्थन करना चाहिए था, या खुल के कांग्रेस का करना चाहिए था, सपा का विरोध करना चाहिए था। लेकिन वो उखली के अंदर और चोटों के बाहर रहने की जो उनकी प्रवृत्ति है, वो मुख्य कारण वही उनके पतन का भी कारण है। देखिए, बसपा और मायावती जी एक ऐसी एकमात्र पार्टी हैं जो वोट ट्रांसफर करने की हैसियत रखती हैं, और उन्होंने ये दिखाया भी है कि अगर उनके समर्थक उनके कहने पर वोट दूसरी पार्टी को दे सकते हैं तो निश्चित रूप से ये प्रभाव डालेगा। और जिस हिसाब से वो सपा पर ही प्रहार कर रही हैं, तो ये अब स्पष्ट हो चुका है कि ये बी टीम की तरह ही एक सामने आएगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में आए एक दिलचस्प मोड़ की। ये मोड़ है मैनपुरी, रामपुर और खतौली का उपचुनाव। कहने को तो केवल 3 सीटें हैं, 1 लोकसभा 2 विधानसभा, लेकिन इनका जो असर है वो यूपी की सियासत में आने वाले लोकसभा चुनाव की लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैनपुरी वो सीट है जो यादव परिवार और मुलायम सिंह यादव के गढ़ के तौर पर मानी जाती है। तो वहीं रामपुर की सीट जो कि आजम खान का वो किला था जिसे कोई भेद नहीं पाया, लेकिन बीजेपी इस बार इन दोनों सीटों को लेकर संजीदा है। तो वहीं खतौली में भी जहां कमल खिला था, वहां पर आरएलडी पूरी ताकत के साथ उतरेगी और समाजवादी पार्टी का समर्थन रहेगा। लेकिन इन तीनों सीटों के बीच में बसपा की क्या स्थिति है? क्योंकि मायावती जैसा वो कहती हैं कि उपचुनाव से बसपा दूर रहती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उतरती भी है। लेकिन इस बार के चुनाव से बसपा ने अपने आप को दूर रखा है, और ऐसी स्थिति कांग्रेस की भी है जो अपना कैंडिडेट इस चुनाव में नहीं उतारेगी। अब इसका असर कितना होगा, और क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में ही सही, लेकिन विपक्ष के तौर पर क्या अब राजनीति केवल और केवल समाजवादी पार्टी और बीजेपी के इर्द गिर्द ही घूमती है? इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल फिर से जुड़ा है, और लखनऊ राजधानी से हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि आखिर बीएसपी का भविष्य उत्तर प्रदेश में इन उपचुनाव में क्या है। शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका तारुफ पर आ देते हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी। लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे तमाम विषयों पर। हमारे साथ सुरेंद्र दुबे जी भी हैं जो कि अपनी राजनीतिक पकड़ रखते हैं, और हमारे साथ जनार्दन मिश्रा जी भी हैं, ये भी लगातार लिखते रहते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ होता रहा है उस पर कमेंट करते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। सर, प्रमोद सर, आपसे शुरुआत कर देता हूं। मायावती लगातार अपने पतन के हाशिए पर नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। ये हम नहीं कहते, आंकड़े कहते हैं, चुनाव के नतीजे कहते हैं। उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, बीएसपी का कोई कैंडिडेट नहीं है। ये मायावती की मजबूरी है या स्ट्रेटेजी है जो कोई कैंडिडेट नहीं उतारती? नहीं, देखिए, मायावती सामान्यतः उपचुनाव में कभी चुनाव नहीं लड़ती रही। अपवाद में 1-2 छोड़ दिए जाएं तो बसपा जो है या मायावती की पार्टी, वो उपचुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, इन चुनाव में वो अपने बैनर के तले चुनाव कभी नहीं लड़ती रही है। तो एक तो ये बात है, इसलिए इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि लड़ती ही नहीं है चुनाव वो। लेकिन जहां तक इसका चुनाव न लड़ने के बावजूद जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, और ये महत्वपूर्ण सीटें, कम से कम 2 सीटें तो बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिसमें मुलायम सिंह के निधन के बाद मैनपुरी की सीट रिक्त हुई है। वहां आजम खान साहब, वो उनका गढ़ रहा है, ये समाजवादी पार्टी की दोनों गढ़ रहे हैं। ये बड़े रेलेवेंट है, और ये निश्चित रूप से 24 के इलेक्शन को कहीं ना कहीं एक संकेत या ये रणनीति कहेंगे आप, जानबूझ के नहीं लड़ा जा रहा है, या फिर एक तरीके से वॉकओवर दिया जा रहा है बीजेपी को? क्या ये सपा के खिलाफ ही चुनाव हो रहा है? नहीं, सपा के, देखिए, ये नहीं, मैंने पहले ये बात कही कि बहुजन समाज पार्टी बाई इलेक्शन चुनाव सामान्यता नहीं लड़ती है, इस बार भी नहीं लड़ रही है, लेकिन उसका कहीं न कहीं राजनीतिक मायने तो है ही।
उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसका वोट बैंक कहाँ जाएगा। तो इस बीच में अगर आप देखें तो 14 के बाद से 17 आ जाइए, फिर 19 में थोड़ा सा लोकसभा में समाजवादी पार्टी से उसको मदद मिली, थोड़ा सा स्थिति लोकसभा में मजबूत हुई, वरना बहुजन समाज पार्टी 14 के बाद डेटोरेशन उसका होता चला गया। उसका मुख्य कारण है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए जनता से सीधा सीधा संवाद होना चाहिए, और मायावती के बारे में ये एक सीधा सीधा परसेप्शन है, यह सब लोग जानते हैं कि मायावती चुनाव में तो कहीं रैलियों में दिखाई दे जाएंगी, उसके बाद वो कन्फाइन टू होम हो जाती हैं। कन्फाइन टू होम में चर्चा जारी रखेंगे। सुरेंद्र सर, आप बताइए कि आपको क्या लगता है, कांग्रेस भी इस कहीं लड़ाई में नहीं है, ना प्रत्याशी उतारेगी और मुझे लगता है उस स्थिति में है भी नहीं। आप ये बताइए, दोनों पार्टियों का ना लड़ना बीजेपी को फायदा दे रहा है, समाजवादी पार्टी को फायदा दे रहा है, और आप वजह क्या मानते हैं कि क्यों नहीं प्रत्याशी उतार रही दोनों पार्टियां? इस पे क्या सियासत है या राजनीतिक समीकरण कितना बदलेगा इससे? देखिए, कांग्रेस तो आप मान लीजिए चूंकि वो इस हैसियत पे नहीं है, अगर वो थोड़ा बहुत मजबूत होती तो लड़ा देती। बीएसपी मायावती सामान्यतः उपचुनाव नहीं लड़ती, और एक आध मुझे याद है अपवाद स्वरूप, लेकिन इस समय बीएसपी और कांग्रेस दोनों हाशिए में है, बल्कि कहना चाहिए पॉलिटिकल हाशिए पर है, और ये लोग लड़ के अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन बात यहाँ दूसरी है, मायावती अंतर्मन से बहुत कमजोर है इस समय, पार्टी भी कमजोर हो चुकी है, और उनको इतना कमजोर कर दिया गया विभिन्न कारणों से कि वो भाजपा का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, तो वो इनडायरेक्टली भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। और देखा होगा हाल के दिनों में उन्होंने जो ट्वीट भी किए हैं, गोला उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार होती है तो सवाल करती है और चुनौती देती है कि क्या मैनपुरी में सपा जीत के दिखा पाएगी। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि वो एक्चुअली एक शब्द आजकल पॉलिटिक्स में बी टीम, तो आप मान लीजिए कि वो बी टीम एक तरह से भाजपा की है, क्योंकि ए टीम में खेलने लायक उनको भाजपा ने नहीं रखा है। क्या ये उनके वोटर भी मानते हैं, समझते हैं? हाँ, अब वोटर समझने लग गए, लेकिन वोटर के पास दिक्कत है कि कोई अल्टरनेटिव नहीं बना। जैसे चंद्रशेखर के बारे में समझा जाता था, लेकिन वो भी पिछले चुनाव समझ में आ गया कि उनमें वो दमखम नहीं है, जबकि वो संघर्ष वो लड़का करता रहता लगातार। और मायावती और चंद्रशेखर दोनों मंत्री, चंद्रशेखर हमेशा सड़क पर रहते हैं और मायावती महल में रहती हैं। इसके बावजूद जो ये दलित वोटर है वो मायावती की तरफ है, लेकिन इस वोट बैंक पर भाजपा ने सेंध लगा दी कस के। उसका कारण आप समझिए, भाजपा ये दलित की जो सारी लड़ाई है वो सपा के यादवों से रहती, और ये अलट पलट सरकार होती थी और एक दूसरे पर वार करते थे, तो अब उनको एक पॉलिटिकल संरक्षण चाहिए। तो अगर वो भाजपा के साथ हैं तो उनको थोड़ा मदद रहती है, नहीं तो ये यादव उनको पीट के ठीक कर दें। तो कहीं ना कहीं बीएसपी वो अल्टरनेट बनती दिखाई दे रही है। हाँ। ठीक है जनार्दन जी, आपको क्या लगता है, आप जिस तरीके से हम चर्चा करें बीएसपी के भविष्य को लेकर के, क्या बीएसपी इस हैसियत में ही नहीं है? क्या वो लड़ाई में ही नहीं है? क्या वो उस पॉलिटिकल स्टैंड पर ही नहीं है कि वो बीजेपी को चुनौती दे पाए? या फिर समाजवादी पार्टी का विरोध जिस तरीके से किया जा रहा है, मायावती लगातार सवाल खड़े करती हैं, ऑपोजिशन में रह के ऑपोजिशन को कमजोर करने का काम कर रही है, ऐसा लगता है आपको? देखिए अभिषेक जी, मायावती जैसे आपने एक शब्द यूज किया स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, तो उसको राजनीतिक दांवपेच कहें या सूझबूझ कहें, मायावती जी सत्ता के निकट रहने के लिए उस दांवपेच को खेलना बेहतरी से जानती हैं। आपको याद होगा उन्होंने भाजपा के साथ विरोधों के साथ मिलते विरोधाभासी होने के बावजूद सरकार बनाई, उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट में पावर में रही। सपा से इतनी उनकी नाराजगी थी, सपा से इतना ज्यादा उनकी वो थी, लेकिन अखिलेश के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद उसका हिस्सा उनका विरोध भी शुरू कर दिया। तो निश्चित रूप से देखिए, भाजपा की इसमें मुझे लगता है एक प्रशंसा करनी चाहिए कि जो जातिगत और दलगत राजनीति जो उन्होंने बना रखी थी, जो क्षेत्रप थे, उनको वो तोड़ने में सफल हुए हैं। सपा के लिए ज्यादा मुसीबत बन सकती है बसपा मैनपुरी, रामपुर में और खतौली में बजाय बीजेपी की? निश्चित रूप से देखिए, भाजपा के सामने मुख्य विपक्ष कौन है, इसकी बड़ी लड़ाई है। सपा और बसपा दोनों लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम मजबूत स्थिति में हैं, और जो ये आप दोनों ही जो बता रहे हैं, वहां पर सपा निश्चित रूप से मजबूती से लड़ने
लड़ना चाहती है। और मायावती जी जो है अपना जो मुख्य विपक्ष का एक जो झंडा है, जो पहचान बनाना चाहती हैं, उसके लिए बार बार ये प्रयास कर रही हैं, उन पर प्रहार कर रही हैं और लोगों को बताने का, मैसेज देने का प्रयास कर रही हैं कि जो बसपा है वो सपा से भी मजबूत है और वापस हम लोग उसमें आएंगे। बसपा बताने की कवायद में तो है, लेकिन ये कवायद दिखाई क्यों नहीं देती, ना सड़क पर, ना चुनाव में और ना ही पार्टी कार्यालय में। सर ये बताइए, पिछले दिनों एक बैठक की थी मायावती ने, अपने पदाधिकारियों को बुलाया था, निकाय चुनाव को बीएसपी इस बार लड़ रही है, अपने प्रत्याशी भी समर्थित देगी, लेकिन उपचुनाव में ना उतर के, ठीक है मान लिया कि आप उपचुनाव नहीं उड़ते, लेकिन समीकरणों का क्या अगर आप विपक्ष में हैं? क्योंकि अगर मैनपुरी की बात करें, लगभग 1.5 लाख दलित वहां मतदाता है, शाक के वहां पर 3 लाख है, 4.25 लाख लगभग यादव है। क्या ये समीकरण समाजवादी पार्टी के लिए और चुनौतीपूर्ण हो जाएंगे बसपा के ना होने से, या फायदेमंद होंगे? देखिए, जहां तक मैनपुरी की बात है, वहां यादव बाहुल्य है और निश्चित रूप से वहां समाजवादी पार्टी के लिए मायावती जी का रहना न रहना, उनके मतदाताओं का उससे कभी समाजवादी पार्टी ने कभी उसकी फिक्र भी नहीं की है, निश्चित रूप से। हाँ, लेकिन इस बार इस बात पर जरूर समाजवादी पार्टी के लिए पेशानी पर बल जरूर आ जाएंगे अगर उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव, वो चूंकि जो जसवंत नगर सीट से जीत के आते हैं और वो उस लोकसभा सीट में आती है, तो इसलिए वो महत्वपूर्ण तो जरूर होगा। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस प्रयास में है कि उसने आजमगढ़ जो अखिलेश जी की सीट थी उसको छीन ली, रामपुर की उसने सीट ली। ये अगर मैनपुरी की सीट खुदा न खास्ता अगर कहीं समीकरण ऐसे भाजपा ने बना दिए और कहीं बीजेपी शाक को लड़ाने जा रही है, बात चल रही है, तो शाक के दलित ब्राह्मण ठाकुर मिल गया तो वो तो चुनौती देगा, तो चुनौती देगा। हालांकि इसी स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने वहां का अध्यक्ष शाक घोषित कर दिया है, अपना प्रत्याशी डिम्पल जी को घोषित करने से पहले शाक का अध्यक्ष बना दिया। ये फर्क लाएगा चुनाव में थोड़ा? निश्चित रूप से एक उस बरादरी का वो प्रभावी व्यक्ति हैं और कुछ न कुछ समाज के लोगों को तो जो वैसे अगर आप देखें तो शाक बोर्ड जो है वो मुलायम सिंह के रहते तो मुलायम सिंह जी को कुछ मिलता था, क्योंकि मुलायम सिंह का आरा एक अलग था, मुलायम सिंह की एक पहचान अलग थी। लेकिन इस चुनाव में वस्तुतः शाक भाजपा के साथ है, ऐसे में उन्होंने यहाँ ला के, चूंकि अखिलेश के सामने एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि चाचा की नाराजगी। लेकिन सर मायावती का ना उतरना क्या दिखाता है? क्या उन्हें होना चाहिए था या ना हो करके उन्होंने ठीक किया? देखिए, राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति को राजनीति के तरीके से किया जाना चाहिए था। उनको चुनाव खाली ट्विटर पर वो एक संदेश देना चाहती है, ट्विटर की राजनीति से राजनीति नहीं होती है और इसीलिए वो नेपथ्य में है, इसलिए वो हाशिए पे आ गई हैं। अगर उनको मुलायम अखिलेश का विरोध या समाजवादी पार्टी का विरोध करना है तो मैदान में उतर के विरोध करना चाहिए था, या खुल के भाजपा का समर्थन करना चाहिए था, या खुल के कांग्रेस का करना चाहिए था, सपा का विरोध करना चाहिए था। लेकिन वो उखली के अंदर और चोटों के बाहर रहने की जो उनकी प्रवृत्ति है वो मुख्य कारण, वही उनके पतन का भी कारण है, पतन का कारण है, वही बार बार रिपीट हो रही है। जनार्दन जी, आखिरी सवाल, लगता है बसपा के ना होने से, कांग्रेस के ना होने से इन तीनों सीटों पर फायदा ज्यादा किसका है, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? देखिए, दो ही पार्टी अभी इसी मैदान में है। आप मायावती जी को कह लें या कांग्रेस को कह लें, वो लोग कहीं भी है नहीं इसमें पूरे मैदान में। तो ये निश्चित रूप से अगर ये वोट बढ़ता है तो भाजपा को ही फायदा होगा, क्योंकि मायावती जी भी, जैसा हमारे वरिष्ठों ने कहा, कि बी टीम की तरह प्ले कर रही हैं और प्रूव कर दिया अंततः जो कहा जा रहा था, बार बार ना उतर के एक तरीके से प्रूव ही किया। देखिए, बसपा और मायावती जी एक ऐसी एकमात्र पार्टी है जो वोट ट्रांसफर करने की हैसियत रखती हैं और उन्होंने ये दिखाया भी है कि अगर उनके समर्थक उनके कहने पर वोट दूसरी पार्टी को दे सकते हैं तो निश्चित रूप से ये प्रभाव डालेगा। और जिस हिसाब से वो सपा पर ही प्रहार कर रही है तो ये अब स्पष्ट हो चुका है कि ये बी टीम की तरह ही एक सामने आएगा और ये भाजपा को ही फायदे पहुंचाने की स्थिति है। सर बिल्कुल सही कहा आपने। आपसे आखिरी सवाल कर लेता हूं, क्या इस स्ट्रैटेजी से साफ हो जा रहा है कि बीएसपी की लड़ाई अब बीजेपी से ज्यादा नहीं, समाजवादी पार्टी से ज्यादा है, या वो सेफ होकर के राजनीति करेगी और अगर इसी ढर्रे पर चलेगी तो 24 में क्या उसकी चुनौती होगी? देखिए, जो आपने एक शब्द कहा कि बीएसपी से बहुत सेफ प्ले कर रही है पॉलिटिकली, क्योंकि उसकी जो हैसियत मायावती की पॉलिटिकल है, लेकिन कुछ इकोनॉमिक कारण है जिनको मैं लगातार कहता हूं, जिसके कारण वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल एक्टिविटी उनकी कम है और बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। अब जैसे मैनपुरी है, अब वहां तो देखिए पूरा उस क्षेत्र के मुलायम सिंह भीष्म पितामह हैं, तो उनका औरे को डिम्पल
अच्छी कैंडिडेट है। रामपुर की बात कर लें तो रामपुर में भी वो फर्क डाल सकती थी, वहां भी अच्छी खासी तादाद। भाई अच्छी खासी तादाद है। और अभी जो चुनाव हुआ था, लोध जो जीता, तो मुस्लिम वोट कहाँ गया? कहीं तो गया ना, तभी तो जीता। और वो सिचुएशन अब फिर है। और अब रामपुर बहुत कम, आजम खां बहुत कमजोर हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई सपा विन विन की स्थिति में है। और भाजपा तो ये कोशिश करेगी कि उसको मैनपुरी सीट मिल जाए। क्या ये स्ट्रैटेजी आपको लगता है मायावती के लिए नुकसानदायक है, फायदेमंद है, या इसका कोई समीकरण होगा ही नहीं आगे के चुनाव में? नहीं, मायावती के लिए इसका नुकसान होगा, क्योंकि जो आपका चुनाव लड़ने का नेता है, पार्टी वर्कर है, वो हमेशा देखता है कि हम कहाँ रहें जिससे हमको पॉलिटिकल फायदा हो। अब यहाँ कोई राजनीति जो है कोई सिद्धांत पर करने नहीं आता है। तो अगर उसको मालूम है कि बसपा में मायावती कहीं भी जा सकती हैं और कभी भी बैक हो सकती हैं, तो वो मुझे लगता है बीजेपी और सपा दोनों के लिए फायदेमंद होगा। लड़ाई वही दो है। साफ तौर पर इस पूरे उपचुनाव में लगातार एक बात सामने आ रही है कि क्या ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, और ये बात केवल तथ्यों के आधार पर ही नहीं बल्कि अब तो राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक तौर पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं। बसपा का चुनावी भविष्य क्या है, इसकी चिंता तो बसपा खुद ही करेगी, लेकिन इन उपचुनाव में ना उतरकर मायावती ने एक संदेश साफ दिया है कि उनकी राजनीति किस दिशा में जाएगी। लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर के सवाल खड़ी करती रही मायावती एक बार फिर से मैनपुरी चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी को ही चुनौती देती हुई ज्यादा नजर आती हैं। और इसका फायदा क्या बीजेपी को किस हद तक होगा ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन ये बात जरूर है कि एक बार फिर से उपचुनाव से दूरी करके मायावती ने कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक तौर पर इंगित कर दिया है कि वो कहां है और उनकी राजनीति अब किस दिशा में जाने वाली है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।